नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने सेशन में बताया था इसके पिछले वाले सेशन में कि एफडीआई पे वीडियोस बनेगी। इनफैक्ट उस पे वीडियोस खासकर बनाया गया है प्रीलिम्स पॉइंट के व्यू से। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप वो पेशेंस रखें और इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आप सीख के जाएंगे। यहाँ देखिए, इस टॉपिक में हमें ज़्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट हमें उन चीज़ों को समझना है जो हमारे लिए रिलेवेंट हैं और इससे पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में हेल्पफुल मिले। डैट मीन्स वो आपकी एक तरह से मोटिव होनी चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश के संदर्भ में हम लोग आज बातें करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं होगा, 10 to 15 मिनट्स में कवर हो सकता है। सो नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा डायग्राम विद डायग्राम। देखिए, जितना भी हम लोग एग्जांपल्स लेंगे ना, विद डायग्राम लेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डायग्राम से जल्दी आप पिक करते हैं। आप मैपिंग के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमनिटी है, एक तरह से ह्यूमन ब्रेन है, वो बहुत ज़्यादा उसको कैचअप करता है। सो नाउ हम इस चीज़ को समझेंगे खासकर मैपिंग के थ्रू पे। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है यहाँ पे, राइट, और अल्प विकसित देश हो सकता है या फिर विकासशील देश हो सकता है, राइट। अल्प विकसित, राइट, और विकासशील देश हो सकता है, विकासशील देश हो सकता है। अच्छा, इसके पास यदि संसाधन का अभाव है, जैसे मान लीजिए कि इसके पास ये डोमेस्टिक जो लाइन है, राइट, इस डोमेस्टिक लाइन के अंदर यदि पर्याप्त संसाधन नहीं है तो इसके जितने भी डेवलपमेंट्स वर्क होंगे वो नहीं होंगे। इसके जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे वो नहीं होंगे, मीन्स कहने का मतलब नहीं होंगे, उस एक गतिशीलता में नहीं होगा जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ करे और यहाँ एक तरह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी इम्प्रूव करे। उस तरह की कंडीशन में मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे रिसोर्सेज कम होंगे, तो उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए क्या होगा कि ये कंट्रीज़ किसी विदेशी निवेशक, ओके, यू गॉट माई पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पे ये आकर्षित करेगा, राइट। सो बेसिकली अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की एक सिंपल डेफिनेशन देखा जाएगा तो जैसे मान लीजिए कि जब कोई देश अपने विकासात्मक कार्यों के लिए घरेलू स्रोतों से पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाता, उस कंडीशन में उत्पादन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट की गति को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। ये विदेशी निवेशक हो गया, विदेशी निवेश। अच्छा, दूसरा चीज़ है, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कंट्रीज़ हैं, अल्प विकसित हैं या फिर विकासशील कंट्रीज हैं, और ये कंट्रीज है पूर्ण रूप से विकसित कंट्रीज हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टर है, राइट। तो इसके पास तकनीकी जो प्रणाली होगी वो काफ़ी मजबूत होगी, यानी कि मैक्सिमम चीज़ों पे देखा जाएगा तो ये जो विकसित कंट्रीज है वो तकनीक व्यवस्था में काफ़ी अग्रणी होगा। तो इन कंट्रीज़ के लिए एक तरह से कहेंगे कि इन कंट्रीज़ के लिए, खासकर अल्प विकसित और विकासशील देश के लिए, अगर यहाँ आकर्षित किया जाएगा इस कंट्रीज़ को, तो तकनीक स्रोत बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। डैट मीन्स ये हुआ कि यदि फॉरेन इन्वेस्ट को यदि अब आकर्षित किया जाता है अल्प विकसित देश में या फिर विकासशील देश में, तो तकनीक का एक स्रोत भी वो काफ़ी अहम रोल निभाएगा, जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो डैट मीन्स यदि हम होलिस्टिक इसको देखें तो विदेशी निवेशक को आकर्षित किया जाता है उन देशों के द्वारा जिनके पास एक तरह से पर्याप्त संसाधन नहीं है, उत्पादन की जो क्षमता बढ़ाने की, जो गतिशीलता बढ़ाने की जो तकनीक व्यवस्था है वो अवेलेबल नहीं है। डैट मीन्स बोला जाएगा कि अब इस कंट्रीज़ को एक तरह से फॉरेन इन्वेस्ट की आवश्यकता है, जिससे कि इनकी तकनीकी व्यवस्था और इसके साथ साथ इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो
उसको भी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके, आई होप आपको ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो एक सिंपल डेफिनेशन है, देखिए आप जब भी टॉपिक को शुरू करें तो पहले उसके विषय में जाने वो क्या है, वहाँ से जब आप डाइवर्सिटीज़ करेंगे तो देन आफ्टर आप देखेंगे कि यहाँ से कई पॉइंट्स क्लियर होंगे, राइट। अच्छा, अब ये अगर कोई विदेशी निवेशक है, राइट, तो अगर मैं बात करूँ फॉरेन इन्वेस्ट, तो इसमें दो तरह के, इसमें दो टाइप्स आएंगे आपको। ओके, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। दो टाइप्स के आएंगे, एक आएगा आपको फॉरेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड एक आएगा आपका एफडीआई। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। हमें दो टाइप्स को पढ़ना है, बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, और हमें जानना है बेसिकली कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो देन आफ्टर आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, एंड देन आफ्टर पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा, ये कैसे हमें पता चलेगा कि कल एक तरह से मैं देखूं तो कैसे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में आता है। तो जैसे मान लीजिए कि सेबी का पैमाना है, जैसे भारत में सेबी के द्वारा एक पैमाना रखा गया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो अगर कोई जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था है तो उसको भारतीय कंपनी में, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इंडियन कंपनीज हैं। ओके, तो इसमें 10% इक्विटी शेयर उससे कम होना चाहिए, यानी कि 10% इक्विटी शेयर से यदि कम है, राइट, 10% यदि इक्विटी शेयर से कम है। ओके, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कम है 10% से इक्विटी शेयर यदि उस इंस्टीट्यूट का, तो उसको माना जाएगा कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका आता है FII। ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट, सॉरी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इसका एग्जांपल्स है। तो होपफुली अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश है, एक तरह से वो शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग काम करता है, राइट। यानी कि एक तरह से देखेंगे तो FPI शेयर मार्केट में जो निवेश होगा एक तरह से उसको वो करता है। मतलब एक तरह से कहेंगे कि ये अल्पकालिक एवं अस्थायी एक तरह से ये संस्था होती है, राइट। सो बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से इतनी चीज़ें आपको जाननी है कि सेबी, अगर मान लीजिए सेबी ने एक पैमाना रखा कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट है, राइट, तो वो अगर 10% इक्विटी शेयर उससे कम करता है भारतीय कंपनीज में, तो उसको इसके अधीन रखा जाएगा। ये अल्पकालिक और अस्थायी होता है। इसके साथ साथ बात करें तो ये स्पेशली शेयर मार्केट्स में निवेश करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, और आपको अच्छे से समझना है, इतनी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ कर सकते हैं इतना से, राइट। अच्छा, सेकेंड में बात करूँ तो सेकेंड में बात करूँ FDI की। ओके, तो FDI बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं FDI को, खासकर PIB की जब रिपोर्ट देखेंगे ग्रोथ इन इंडियाज़ FDI इनफ्लो, जैसे 2024 और 2025 में देखिए इंक्रीज 25% की ऐसी प्रोबेबिलिटीज रखा गया है, $42.1 बिलियन। तो इट इज़ अ गुड फॉर इंडियाज़ कंट्री, हमारे भारत देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये खासकर। लेकिन हमें जानना है कि FDI होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी, मैं यहाँ लिख देता हूँ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ओके, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
अच्छा, क्या होता है ये? एक तो PYQs में इसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चंस पूछ दिया गया था। जैसे आपने रिसेंटली अगर मेरा देखा होगा PYQs, तो इनफैक्ट वहाँ पे वो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे दिया है, मैंने, देखिएगा आप, FDI के डेफिनेशन से ही क्वेश्चंस कर दिया गया है। सो खैर कोई बात नहीं, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इस सेशन में ज़रूर जाएंगे, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस को, ताकि इस तरह के वीडियोस सबसे फर्स्टली आप तक पहुँचे। ओके, सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे मान लीजिए कि, फिर मैं एक तरह से आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पे विदेशी निवेश है, राइट, फॉरेन इन्वेस्टर है। तो इसमें क्या होगा, होपफुली देखा जाएगा, तो जैसे मान लीजिए कि ये अगर कहीं पे किसी तरह से किसी कंट्रीज़ के लिए अगर एफडीआई अगर जा रहा है, ओके, तो देन आफ्टर इसमें क्या होगा, एक तो इसके पास पूंजी होगा, मतलब वो भी कैसा पूंजी, विदेशी पूंजी होगी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और उसकी वैल्यू होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, नए टेक्नोलॉजी होंगे, और इसके साथ साथ होगा कि एक जो कुशल मैनेजमेंट है, अगर मैं बात करूँ प्रबंधन की, राइट, वो होगा। तो अगर एफडीआई किसी कंट्रीज़ में अगर मान लीजिए कि अपना इन्वेस्ट करता है, डैट मीन्स वहाँ पे उस कंट्रीज़ के लिए क्या होगा, एक तो वैल्यूएबल जो पूंजी होगा, कैपिटल होगा, वो आएगा, इसके साथ साथ नई तकनीक व्यवस्था आएगा, इसके साथ साथ एक कुशल मैनेजमेंट होगा। अर्थात अगर देखा जाएगा, एफडीआई की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाया जाए, तो वह विदेशी निवेश जिसके अंतर्गत विदेशी पूंजी के साथ साथ नई तकनीक एवं कुशल प्रबंधन का आगमन होता है। डैट मीन्स हम उसे बोलेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है, अर्थात एफडीआई वही कहलाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन को समझना, बहुत ही अच्छा। मतलब आप इस तरह से कंपोनेंट्स के थ्रू आप जल्दी से आप समझ पाएंगे कि इसमें एक तो कैपिटल आ ही रहा है, इसके साथ साथ नई तकनीक एवं कुशल प्रबंधन, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। अच्छा, एफडीआई स्पेशली करता क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि एफडीआई वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, राइट, वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित है, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, जैसे हमने देखा था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, उसकी प्रकृति कैसी थी, अस्थायी था, लेकिन अल्पकालिक भी था वो। लेकिन अगर बात करें हम इसकी एक तरह से एफडीआई की, तो ये परमानेंट होता है, अस्थायी। तो इसकी प्रकृति आपको याद रखना है, अस्थायी प्लस दीर्घकालिक, यानी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, सो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अच्छा, मैं बात करूँ कि हम कैसे मानेंगे कि एफडीआई, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी संस्था है तो वो एफडीआई है, तो इसके लिए भी सेबी के द्वारा एक पैमाना रखा गया है। ओके, सेबी के द्वारा एक पैमाना रखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था है, जो अगर 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर करता है अब किसी भारतीय कंपनी में, राइट, सो बेसिकली उसको बोला जाएगा कि वो एफडीआई के रेफरेंस में आता है। 10% से कम इक्विटी शेयर करेगा इंडियन कंपनीज में, उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा करेगा तो उसको रखा गया है एफडीआई के रेफरेंस में। ओके, तो आपको ये समझना होगा और यहाँ पे जानना होगा होपफुली। अब एफडीआई के कुछ टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। एफडीआई के टाइप्स में आपको 2 टाइप्स स्पेशली जानना है, राइट, ग्रीनफील्ड, ओके, एंड ब्राउनफील्ड। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि भारत में एफडीआई के आगमन के कौन कौन से रूट हैं, और एफडीआई की आवश्यकता क्यों है, और इसके जो मान लीजिए कि पक्ष विपक्ष की बात है, वो सब मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हमें जानना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें रूट की भी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात इतनी डेफिनेशन से तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि भारत जैसे कंट्रीज़ में एफडीआई की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ग्रीन फील्ड की, ब्राउन फील्ड की, तो सबसे पहले ग्रीन फील्ड को समझ लेते हैं।
ग्रीन फील्ड का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इकाई है, नई औद्योगिक इकाई है जिसकी जैसे मान लीजिए कि हमें कोई नया इकाई की स्थापना करना है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बना नहीं है, हमें नया चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि ग्रीन फील्ड को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछा, जैसे एयरपोर्ट्स कई जगह पे बन रहे हैं, तो हमें देखना है कि इस स्थान पे पहले से कुछ नहीं बना है, यानी कि नए सिरे से हम यहाँ पे एक इकाई की स्थापना कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो देखा जाएगा तो यहाँ पे जो रोजगार के अवसर होंगे, ओके, यू गॉट माय पॉइंट, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ साथ यहाँ की जो उत्पादकता होगी वो काफ़ी लाभकारी होगी, और यहाँ पे जो परिवर्तन देखने को मिलेगा खासकर मॉडर्निटी में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे बेसिकली जो बेरोजगारी की समस्या होगी उसको भी यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से उसको ख़त्म, मतलब उसकी सीमा को कम किया जा सकता है। डैट मीन्स ग्रीनफील्ड अगर होता है एस्टेब्लिश, तो यहाँ पे अवसर के रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ साथ वहाँ की जो उत्पादन क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी, नई तकनीक व्यवस्था भी आएगी। इसके साथ साथ वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होगी। डैट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रीन फील्ड। जब ब्राउन फील्ड इसके कंपेरिजन में देखें तो जैसे मान लीजिए कि पहले से यहाँ पे कोई औद्योगिक इकाई स्थापित है, तो स्थापित है, तो इसको अब कैसे मॉडर्निटी में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें नई नई तकनीक के द्वारा इसको अब मॉडिफाइड करना है, असेंबल करना है। डैट मीन्स अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि रोजगार के अवसर कम सृजित होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ये बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। डैट मीन्स यहाँ पे अवसर भी कम क्रिएट होंगे। इसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होगी, राइट। सो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रीन फील्ड। लेकिन ब्राउन फील्ड इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बेकार है। ब्राउन फील्ड वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट्स हुआ, राइट। सो बेसिकली अगर उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी या नए पद्धति को ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जापान या यूएसए को देखें, तो अगर उस तरह की तकनीक को यहाँ पे ला रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नए सिरे से होगा तो आप देखिए कि कितने एक तरह से रोज़गार क्रिएट होंगे, और कितनी एक तरह से तकनीकी व्यवस्था के साथ साथ जो है वहाँ के उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। सो आई होप आपको ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड समझ में आया होगा। क्विक हम समझ लेते हैं एफडीआई के आगमन के दो रूट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफडीआई अगर मान लीजिए कि आना चाहते हैं भारत कंट्रीज़ में, तो जैसे मान लीजिए कि अगर एफडीआई है तो इसके दो रूट्स हैं, ओके। एक तो होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट, ठीक है, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए विदेशी निवेश करने से पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट से अनुमति लेना होगा, देन आफ्टर आपको परमिशन मिलते ही आपको यहाँ पे निवेश करना होगा। तो ये खासकर गवर्नमेंट भी सोचता है कि जहाँ पे संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, सेंसिटिव जोन है, उसके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट को बुलाया जा सकता है। लेकिन एक होता है कि एफडीआई डायरेक्ट आरबीआई को सूचना देता है, आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा। डैट मीन्स वो निवेशक की दृष्टि से एक तरह से देखा जाएगा तो इसके लिए ये सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट से एक तरह से परमिशन नहीं लेना है, डायरेक्ट आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा और वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो बेसिकली देखा जाएगा दो रूट है, ये गवर्नमेंट रूट जिससे गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना होगा, ऑटोमेटिक रूट में आरबीआई को इन्फॉर्म करके। सो एफडीआई काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके लिए देखिएगा तो कम्प्लेक्स ये है गवर्नमेंट को लेकर, लेकिन अगर इजी सरल पाथ की बात करें तो ऑटोमेटिक रूट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझ में आया होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझ में आया होगा, एफडीआई समझ में आया होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ अब एफडीआई की आवश्यकता क्यों है भारत में, तो आप यहाँ से आप थोड़ी सी मॉडिफाइड करके आप समझ सकते हैं। आप चीज़ों को अप्लाइड करें, आप जो अभी जैसे मान लीजिए कि जो भी हमने डिस्कशन किया, डैट मीन्स आप उसको यूटिलाइज करें और उसके थोड़ी सी उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ाए। देन आफ्टर आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। सो बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।